मूवी की शुरुआत होती है कूपर नाम के एक स्किल्ड एयरफोर्स पायलट के साथ, जिसका जेट क्रैश हो रहा होता है और तभी कूपर झटके से उठता है। असल में ये सब एक सपना था। उसकी बेटी मर्फ उससे पूछती है कि क्या उन्होंने फिर से वही क्रैश का सपना देखा, लेकिन कूपर बात टाल देता है। ब्रेकफास्ट टेबल पर कूपर के फादर इन लॉ डोनाल्ड बच्चों को बुलाते हैं। यहाँ मर्फ का बड़ा भाई टॉम उसे चिढ़ाने लगता है क्योंकि मर्फ कहती है कि ये घोस्ट उनके पापा का मॉडल लैंडर तोड़ रहा था। कूपर मुस्कुराते हुए कहता है कि घोस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन साथ ही में उसे चैलेंज देता है कि अगर मर्फ सच में प्रूव कर सके तो स्ट्रॉन्ग लॉजिक के साथ करे। इसके बाद कूपर और डोनाल्ड बाहर एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे एक डिजीज के बारे में जिसका नाम है ब्लाइट। ये डिजीज धरती की फसलों को खत्म कर रही है। इसके बाद बच्चों को स्कूल ले जाते वक्त कूपर की गाड़ी का टायर फट जाता है। टॉम को पैच करने भेजने के दौरान कूपर और मर्फ बातें कर रहे होते हैं और तभी एक पुराना मिलिट्री ड्रोन ऊपर से निकलता है। कूपर तुरंत बच्चों को गाड़ी में बिठाकर ड्रोन का पीछा करने लगता है। फ्लैट टायर होने के बावजूद भी वो खेतों के बीच से दौड़ता है और ड्रोन को कैप्चर करने के लिए अपना सिस्टम निकालता है। हमें दिखा देता है कि ये कोड संस्कृत लैंग्वेज में है। खैर, ड्रोन के पीछे वो लोग क्लिफ के बिल्कुल किनारे तक जाता है और लास्ट मोमेंट पर ड्रोन को हैक करके लैंड कर देता है। वो कहता है कि अब इस ड्रोन का मिलिट्री यूज नहीं है, तो इसीलिए इसे एक नया पर्पस देना चाहते हैं। स्कूल पहुंचने पर टॉम क्लास में चला जाता है और मर्फ गाड़ी में रुक जाती है। कूपर को पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए बुलाया जाता है और प्रिंसिपल टॉम की पोटेंशियल की तारीफ करता है। वो कहता है कि टॉम एक अच्छा फार्मर बन सकता है, लेकिन कूपर चाहता है कि उसका बेटा कॉलेज जाए। प्रिंसिपल समझाता है कि देश को अब एडुकेटेड लोगों की जरूरत नहीं बल्कि फार्मर्स की है जो फेमिन के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। घर लौटकर कूपर और मर्फ देखते हैं कि उनके ट्रैक्टर खुद ही चलने लगे हैं और मर्फ के कमरे में सब किताबें गिरी हुई है। मर्फ कहती है कि ये घोस्ट का सिग्नल है जो मोर्स कोड के थ्रू मैसेज भेज रहा है। हमें दिखाई देता है कि कूपर इसे सीरियसली नहीं लेता। अगले सीन में हम सबको बेसबॉल स्टेडियम में देखते हैं, लेकिन अचानक सैंडस्टॉर्म आने की वजह से सबको घर लौटना पड़ता है। घर लौटकर मर्फ और कूपर देखते हैं कि मर्फ के कमरे में रेत का पैटर्न बना है। कूपर मर्फ को समझाता है कि ये कोई घोस्ट नहीं बल्कि ग्रेविटी का काम है। रेत के पैटर्न से वो एक बाइनरी कोड डिकोड करते हैं जो एक कोऑर्डिनेट बता रहा होता है। कूपर डिसाइड करता है कि वो इस जगह जाएगा। कूपर गाड़ी लेके निकल जाता है और आधी रास्ते में उसे पता चलता है कि मर्फ गाड़ी में छुपी हुई है और इसके बाद दोनों एक साथ जाने लगते हैं। रात के अंधेरे में कुछ देर सफर करने के बाद वो लोग एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जिसके सामने एक सिक्योर्ड गेट था और जैसे ही वो लोग अंदर जाने की कोशिश करते हैं तभी पकड़ लिए जाते हैं। अंदर कूपर की मुलाकात होती है एक टैक्टिकल रोबोट टार्स के साथ और फिर सामने आती है एक साइंटिस्ट जिसका नाम है डॉक्टर एमिलिया ब्रांड। थोड़ी ही देर में कूपर को पता चलता है कि ये लोग सीक्रेटली नासा के लिए काम कर रहे हैं। इसके बाद कूपर को प्रोफेसर ब्रांड मिलता है जो कि उसका पहले मेंटोर था और प्रोफेसर ब्रांड एमेलिया की फादर भी है। प्रोफेसर ब्रांड उसे समझाता है कि धरती पर ब्लाइट डिजीज हर साल फसलों को खत्म कर रहा है और ऑक्सीजन भी कम कर रहा है और इस वजह से इंसान अगले जनरेशन तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कि कूपर की बेटी ही आखिरी जनरेशन है। कूपर को पता चलता है कि नासा के पास प्रोजेक्ट एंड्योरेंस है। एक वर्म होल सैटर्न के पास मिला है जिसके थ्रू दूसरी गैलेक्सी में एक हैबिटेबल प्लैनेट ढूंढना है। 10 साल पहले 12 एस्ट्रोनॉट्स भेजी गई थी, लेकिन सिर्फ 3 प्लैनेट से ही सिग्नल आए हैं। प्रोफेसर ब्रांड कहता है कि 2 प्लान हैं, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए के तहत मैसिव स्पेस स्टेशन क्रिएट करके ह्यूमंस को शिफ्ट किया जाएगा और प्लान बी है फर्टिलाइज्ड एम्ब्रायोस लेकर नई कॉलोनी शुरू करना है। प्रोफेसर ब्रांड कूपर को कन्विंस करता है कि वो इस मिशन का पायलट बने। इसके बाद घर लौटकर कूपर बच्चों को मिशन के बारे में बताता है। मर्फ चाहती है कि वो ना जाए और कहती है कि घोस्ट ने मैसेज दिया था स्टे। कूपर उसे एक घड़ी गिफ्ट करता है और कहता है कि स्पेस में वक्त धीरे चलता है, शायद जब वो लौट कर आएंगे तब दोनों की उम्र बराबर हो, लेकिन मर्फ गुस्से में घड़ी को फेंक देती है।
इसके बाद कूपर उस रूम से निकल रहा होता है और तभी फिर से किताबें अपने आप गिर जाता है। मॉर्निंग में कूपर अपने बच्चों को अलविदा कहकर रॉकेट के लिए निकलता है। मर्फ उसे जाने के लिए मना करने लगती है और कूपर अपने आंसू भरे आंख लेकर बस चला जाता है। इसके बाद रॉकेट लॉन्च होता है और कूपर अपने क्रू अमेलिया, रोमेली, डॉयल और रोबोट केस और टर्स के साथ स्पेस की तरफ रवाना होता है। स्पेस में उनका रेंजर शटल एंड्योरेंस के साथ डॉक होता है और फिर एक लॉन्ग जर्नी के बाद वो सैटर्न के पास वर्महोल में एंटर करते हैं। वर्महोल के थ्रू जर्नी के दौरान अमेलिया एक हैंड लाइक डिस्टोर्शन देखती है और टच करने की कोशिश करती है। खैर कुछ देर बाद एंड्योरेंस स्टॉप होता है। वो लोग एक प्लेनेट के नजदीक आया है जिसका नाम है मिलर्स प्लेनेट। असल में डॉक्टर मिलर नाम के एक साइंटिस्ट इस प्लेनेट पर आई थी लेकिन यहाँ से वापस नहीं लौटी और इसीलिए इस प्लेनेट का नाम मिलर्स प्लेनेट रखा गया है। मिलर्स प्लेनेट गार्गेंचुआ ब्लैक होल के बहुत ही नजदीक है और इसलिए यहाँ पे टाइम डायलेशन एक्सट्रीम है। यहाँ का 1 घंटा अर्थ पर 7 साल के बराबर है। कूपर, अमेलिया, डॉयल और रोबोट केस रेंजर शटल से प्लेनेट पर लैंड करते हैं। रोमेली इस वक्त एंड्योरेंस में अकेला है। खैर मिलर्स प्लेनेट एक एंडलेस शैलो ओशन है, मोस्टली फ्लैट वाटर और कभी कभार मैसिव वेव्स के साथ। कूपर शटल के अंदर है और अमेलिया और डॉयल बाहर निकलते हैं। वो दोनों डॉक्टर मिलर का शिप के टुकड़े देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो काफी सालों पहले मर चुकी है क्योंकि यहाँ वक्त बहुत ही धीरे बीत रहा है। अचानक कूपर को एक पहाड़ समान वेव आता हुआ दिखाई देता है और वो डॉयल और अमेलिया को जल्दी शिप में लौटने के लिए कहता है। लेकिन अमेलिया काफी दूर थी क्योंकि वो डॉक्टर मिलर की स्पेसशिप का टुकड़ा कलेक्ट कर रही थी। लेकिन अब इस सब का वक्त नहीं है क्योंकि वेब काफी पास आ चुका है। इस वक्त रोबोट केस उसे जल्दी से शटल में ले आता है और तभी वेब डॉयल को ले जाता है जिससे उसका मौत हो जाता है। इसके बाद रेंजर शटल एंड्योरेंस में लौट आता है। मिलर्स प्लेनेट का जर्नी बस कुछ घंटों का ही था लेकिन अर्थ और एंड्योरेंस में टाइम 23 साल बीत चुके होते हैं और रोमेली उन्हें बूढ़ा नजर आते हैं। इसके बाद कूपर अपने बच्चों के वीडियो मैसेज देखकर रो पड़ता है। टॉम का शादी हो चुका है और उसका एक बच्चा भी है। कूपर का फादर इन लॉ डोनाल्ड मर चुका है और मर्फ एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट बन गई है जो प्रोफेसर ब्रांड के साथ काम करती है। इसके बाद का सीन अर्थ का होता है जब प्रोफेसर ब्रांड डेथ बेड पर होते हैं और मर्फ को बताता है कि प्लान ए कभी काम नहीं करेगा। मर्फ को रियलाइज होता है कि उनके पिता को धोखा दिया गया है और इसी खेत के साथ प्रोफेसर ब्रांड अपनी आखिरी सांस लेता है। इधर स्पेस में ये लोग मिशन के अगले कदम को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं। उनके पास 2 मेजर ऑप्शंस बचते हैं, एक डॉक्टर मिलर्स का प्लेनेट जहां से कुछ ही देर पहले वो लोग लौटे हैं और दूसरा प्लेनेट जहां से स्ट्रॉन्ग और प्रॉमिसिंग सिग्नल आया है जो है डॉक्टर मैन का प्लेनेट। नासा के कलेक्टेड डेटा के हिसाब से मैन्स प्लेनेट पोटेंशियली हैबिटेबल लगता है और सिग्नल अभी भी एक्टिव है, इसलिए अब ये लोग मैन्स प्लेनेट के ओर जाने लगते हैं। इसके बाद वो लोग डॉक्टर मैन के प्लेनेट पर लैंड करते हैं। पहले ये लोग डॉक्टर मैन को क्रायोस्लीप से जगाते हैं। डॉक्टर मैन पहले इमोशनल और घबराए हुए लगते हैं जिसे अभी अभी बचाया गया हो। इसके बाद जब वो लोग उससे बात कर रहे होते हैं तभी मर्फ का वीडियो मैसेज आता है। मर्फ बताती है कि प्रोफेसर ब्रांड गुजर गया है और इसी मैसेज में वो बताती है कि प्लान ए कभी सॉल्व हुआ ही नहीं था, वो हमेशा से एक झूठ था। असल में सिर्फ प्लान बी ही उनका असली प्लान था। ये बात अमेलिया के लिए डबल शॉक होती है, एक तरफ उसके फादर की डेथ और दूसरी तरफ उनका धोखा। कूपर भी इस रिवोल्यूशन से हिल जाता है और उसका दिल और भी ज्यादा अपने बच्चों के पास वापस लौटने के लिए मचलने लगता है। यहाँ इम्पोर्टेंट है ये समझना कि प्रोफेसर ब्रांड ने जानबूझकर बिट्रेयल नहीं किया। उनका असली इंटेंशन ये था कि ह्यूमैनिटी का मॉडल बना रहे और मिशन ऑपरेशनल रहे। अगर वो सबको बता देता कि प्लान ए इम्पॉसिबल है तो लोग डिमोरलाइज हो जाते और शायद नासा और इवैक्यूएशन का प्लान भी फेल हो जाता। प्रोफेसर ब्रांड ने सच को सिंप्लीफाई किया और मिशन को चलाया क्योंकि उसके नजदीक प्लान बी के जरिए भी इंसानों को सरवाइव करने का चांस था। इस सेंस में उनका धोखा सेल्फिश नहीं बल्कि नेसेसरी सीक्रेसी था जो मिशन और ह्यूमैनिटी के लिए जरूरी था।
खैर थोड़ी ही देर में डॉक्टर मैन का असली चेहरा सामने आ जाता है। उसने अपने एनवायरमेंटल डेटा फेक किया था ताकि कोई उसे रेस्क्यू करने आए। हकीकत में ये प्लेनेट इनहैबिटेबल है और जिंदगी के लिए लायक बिल्कुल नहीं है। मैन अपनी सेल्फिशनेस और घमंड में रोमेली को ब्लास्ट में मार देता है और फिर कूपर को मारने की कोशिश करता है। हमें दिखाई देता है कि अमेलिया सही समय पर आके कूपर को बचाती है। डॉक्टर मैन फिर रेंजर शटल लेके एंड्योरेंस के ओर जाने लगता है। इधर कूपर और अमेलिया भी एक दूसरे रेंजर शटल से उसके पीछे पीछे एंड्योरेंस तक आ जाते हैं और फिर हमें दिखाई देता है कि डॉक्टर मैन डॉकिंग सीक्वेंस के चक्कर में अपनी ही एक्टिविटीज की वजह से गलती से खुद ही मर जाता है। इस विस्फोट की वजह से एंड्योरेंस स्पिन होना शुरू हो गया है और फिर कूपर एक इम्पॉसिबल मैन्यूवर करता है। वो अपना शटल को एंड्योरेंस के साथ स्पिन करता है और इसी दौरान डॉकिंग भी सक्सेसफुली कंप्लीट करता है। ये हीरोइक डॉकिंग स्टेशन को बचाता है। अब उनके पास सिर्फ एक ही सर्वाइवल ऑप्शन बचता है जो है गार्गेंचुआ ब्लैक होल का स्लिंग शॉट। स्लिंग शॉट एग्जीक्यूट करने के लिए एक्स्ट्रा वेट शेड करना पड़ता है। कूपर और टार्स अपने आप को सैक्रिफाइस करके लैंडर्स को अलग कर देते हैं ताकि अमेलिया केस के साथ एडमुंड्स के प्लेनेट तक पहुंच सके। इधर स्लिंग शॉट के कारण कूपर और टार्स गार्गेंचुआ के अंदर गिर जाते हैं और ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में एक टेसरैक्ट डायमेंशन में पहुंचते हैं। यहाँ समझ आता है कि मूवी की शुरू में जो घोस्ट मर्फ के रूम में किताबें फेंकता था वो असल में कोई घोस्ट नहीं बल्कि खुद फ्यूचर कूपर था। एमिलिया को जो घड़ी कूपर ने गिफ्ट किया था अब वो उस घड़ी के सेकेंड्स हैंड के जरिए टार्स का क्वांटम डेटा मर्फ तक भेजता है। अर्थ पर मर्फ उसे डिकोड करके ग्रेविटी इक्वेशन सॉल्व करती है जिससे प्लान ए अब पॉसिबल हो जाता है। ह्यूमैनिटी के लिए बड़े स्पेस हैबिटेट्स बनाया जाता है और लोग अर्थ से माइग्रेट करके सरवाइव कर पाते हैं। टेसरैक्ट अपना काम पूरा करने के बाद कोलैप्स हो जाता है। कूपर ब्लैक होल से एक टनल लाइक फ्लैशी सीक्वेंस में फ्लिंग होता है जहां से एमेलिया के एक्सपीरियंस में वो हैंड लाइक स्मोकी डिस्टॉर्शन का इफेक्ट भी क्रिएट होता है। मतलब शुरू में वर्म होल के थ्रू ट्रेवलिंग के दौरान अमेलिया को जो एक स्मोकी डिस्टॉर्शन फील हुआ था वो असल में फ्यूचर कूपर का ही इंटरेक्शन था। कूपर और टार्स ब्लैक होल के थ्रू एक एंडलेस वे पे फ्लोट करते हुए चला जा रहा था और तभी अचानक सीन शिफ्ट होता है एक हॉस्पिटल बेड में जहां पे कूपर का होश आता है। असल में नासा की रेस्क्यू टीम उन्हें डिटेक्ट करके सैटर्न के ऑर्बिट में कूपर स्टेशन पर लेकर आती है। ये स्टेशन असल में उसकी बेटी मर्फ के नाम पर रखा गया होता है उसके साइंटिफिक काम की रिस्पेक्ट में। यहाँ कूपर अपनी बेटी मर्फ से मिलता है जो बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है। मर्फ उसे कहती है कि अब उसने अपनी जिंदगी जी ली है और वो कहती है कि कूपर को अब अमेलिया के पास जाना चाहिए। इधर हमें दिखाई देता है कि प्लान बी के मुताबिक अमेलिया एडमुंड्स के प्लेनेट पर कॉलोनी सेट कर रही होती है जहां एक नई शुरुआत का इंतजार है। मूवी का अंत होपफुल नोट पर खत्म होता है। कूपर और टर्स एक रेंजर लेकर एडमुंड्स की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि अमेलिया के साथ जुड़कर नई कॉलोनी में इंसानियत के फ्यूचर को बिल्ड कर सके। इंटरस्टेलर का सफर लव, सैक्रिफाइस और साइंस का अल्टीमेट संगम बनकर कंप्लीट होता है और अंत में इंसान एक नई शुरुआत पाता है।